नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज से हम एक बार फिर अपना विशेष चुनावी कार्यक्रम राज्यों की जंग शुरू कर रहे हैं। हम आपको चुनावी राज्यों की मेगा कवरेज लेकर आएंगे। आज सबसे पहले शुरुआत करें जम्मू कश्मीर से, जहां बीजेपी ने कल 29 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी सूची जारी कर दी। लेकिन ये सूची आने के बाद पार्टी के भीतर फिर से बवाल मचने लगा है। कई सीटों पर उम्मीदवार बदले जाने से कार्यकर्ता नाराज हो गए हैं, यहाँ तक कि वो सामूहिक इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ी है 2014 में, उसके बाद भी बहुत इलेक्शन हुई है। रोहित दुबे जी ने यह पार्टी इधर तक पहुंचाई है। आज इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से पूरे जम्मू कश्मीर में ज्यादा लीड थी एमपी की इलेक्शन में। वो किसके दम पे थी? रोहित दुबे जी ने काम किया है। रोहित दुबे जिंदाबाद। सारे रिजाइन देंगे, हम फैसला करेंगे। अगर इंडिपेंडेंट भी किसी ने लड़ना होगा, हम जितवा के देंगे सीट। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने उम्मीदवारों की जो संशोधित लिस्ट जारी की, उसके बाद पार्टी के लिए नई परेशानियां खड़ी हो गई हैं। कटरा माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवार बदलने पर बगावत का झंडा उठा लिया है। कार्यकर्ताओं ने आगाह किया कि अगर रोहित दुबे को टिकट ना मिला तो वो पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। मंगलवार को दुबे के नाम की जगह बलदेव राज शर्मा के नाम का ऐलान किया गया था। अभी तक रोहित दुबे से कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ वो अंदर बैठे, मैं अभी अंदर गई थी तो वो चुप करके बैठे, उनसे कोई बात नहीं हुई हमारी, ना उन्होंने हमें कुछ बोला। पर हम उनके हक में हम रिजाइन देंगे, क्योंकि हमने दिन रात उसके साथ, उसने हमें हर जगह महिलाओं को सपोर्ट किया। और हमने ये नहीं बोला कि माता वैष्णो के नाम पे टिकट है हमें दी जाए, हमने फिर भी ये बोला कि रोहित दुबे को टिकट दी जाए। और मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, रोहित को टिकट वापस पार्टी दे। अप्रैल 2011 में बलदेव राज शर्मा उन 7 बीजेपी विधायकों में थे जिन्हें जम्मू कश्मीर विधानसभा परिषद चुनाव में व्हिप का उल्लंघन करके क्रॉस वोटिंग करने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। पार्टी के कार्यकर्ता सवाल कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को रोहित दुबे की जगह क्यों चुना गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए कटरा गए तो उन्हें कुछ सख्त सवालों का सामना करना पड़ा। हर जगह से आज भारतीय जनता पार्टी में जो है एक जन सैलाब, एक जन समंदर उमड़कर ज्वाइन हो रहा है। ये इस बात की गवाही दे रहा है कि ये सारा क्षेत्र जो नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का क्षेत्र है, ये इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ का जन जन जुड़ा है। क्योंकि जिस तरीके से इस सारे क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम हुए हैं, जिस तरीके से लोगों की खिदमत मोदी हुकूमत ने की है, बड़े पैमाने पर बॉर्डर के एरियाज में बंकर्स बनाने का काम मोदी साहब ने किया है। वरना नौशहरा वेस्टर्न एरिया जितना भी था वो बॉर्डर पर फायरिंग की चपेट में रहता था, लोगों को बड़ी तकलीफें होती थी। उधर घाटी में जेल में बंद इंजीनियर राशिद की बेल की अर्जी के बारे में चर्चे गर्म रहे। दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने जमानत अर्जी पर फैसला 4 सितंबर तक सुरक्षित रखा है। बहुतों का मानना है कि इंजीनियर राशिद की रिहाई का घाटी की सियासत पर असर पड़ सकता है। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और बीजेपी ने इस बार कश्मीर घाटी को लेकर अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है और मुसलमानों पर भरोसा जताया है। साथ ही वो केवल 8 सीटों पर ही अपनी ताकत लगा रही है, जबकि बाकी जगह वो निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन दे सकती है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के साथ ही पीडीपी को चुनौती देने के लिए अपनी रणनीति बदली है। क्या ये बदली हुई रणनीति बीजेपी को जीत दिलाने में मददगार साबित होगी? आइए देखते हैं नीता शर्मा की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहले चरण में 24 सीट्स पर जो है वो मतदान होना है। अब साफ हो चला है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन सीट्स पर चुनाव लड़ेगी। जो इन्फॉर्मेशन भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से मिल रही है उसके मुताबिक कोकरनाग जो एसटी असेंबली सीट है वहाँ पे चौधरी रोशन, अनंतनाग में एडवोकेट वजाहत, अनंतनाग ईस्ट में वीर सराफ और अनंतनाग वेस्ट में रफ़ी वानी जो हैं उन्होंने अपने नॉमिनेशन फाइल कर दिए हैं। जो शोपियां
कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से जावेद कादरी और राजपुरा से मिस्टर अरशद भट्ट और पामपोर से शौकत गयार जो हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं पहले चरण ऑफ इलेक्शंस के लिए, यानी पहले चरण जो 17 अक्टूबर को होना है उसमें ये लोग जो हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हबा कदल जो असेंबली सीट है उसमें अशोक भट्ट हैं बीजेपी के कैंडिडेट, जो सेकंड फेज यानी दूसरे चरण में चुनाव होना है। दरअसल इस बार जम्मू कश्मीर में 90 सीट्स पर चुनाव हो रहा है। बीजेपी का आंकलन है कि उसे 30 से 35 सीट्स हैं वो जम्मू इलाके में मिल जाएंगी, बाकी की सीट्स जो हैं उसे कश्मीर घाटी से चाहिए। ये जो लिस्ट अभी मैंने आपको बताई ये लोग जो हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं। बाकी जो उनकी जो लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं उनके साथ वो अपना तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो उसके एलाइज लोकसभा चुनावों में भी रहे थे वो भी अब उसका दामन छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनमें अपनी पार्टी एक पहली पार्टी है और दूसरी पीपल्स कॉन्फ्रेंस। अपनी पार्टी में लोग जो हैं वो छोड़ कर वो पार्टी जा रहे हैं। अभी ताज़ा मिसाल जो है श्रीनगर के जो मेयर हैं जुनेद मट्टू, उन्होंने भी अपनी पार्टी छोड़ दी है। साथ में जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है वो भी कह रही है कि हमारा बीजेपी के साथ लेना देना नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए कौन लाइक माइंडेड पार्टीज होंगी, क्या इंडिपेंडेंट्स का वो सपोर्ट लेगी? दूसरी तरफ सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि ये जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो जमाते इस्लामी की तरफ से इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो क्या लाइक माइंडेड पार्टी रहेंगे बीजेपी के लिए? कौन लोग रहेंगे? या फिर जो इंजीनियर राशिद की पार्टी है AIP वो लाइक माइंडेड पार्टी रहेगी? तो ये सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। और साथ में कुछ जो अलगाववादी तबकों से जो लोग हैं वो भी सामने आ रहे हैं, जिसमें सर्जन बरकती का नाम सामने आ रहा है। उनकी बेटी ने उनका नॉमिनेशन जो है वो फाइल किया था। पुलिस वालों से जब बात करो तो वो कह रहे थे कि 2015 और 16 में जब यहाँ पे पत्थरबाजी होती थी तो सर्जन बरकती का नाम सबसे ऊपर होता था। इनफैक्ट मोस्ट वांटेड था सर्जन बरकती, अभी भी वो जेल में बंद है। तो क्या ये लोग हैं जो लाइक माइंडेड पीपल हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? किन के साथ वो एलाई करेगी, ये जो सवाल है अब वो पूछा जा रहा है। एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से कुछ स्ट्रैटेजिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर हो जिस तरह से राम माधव को लेकर आया गया है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में, ये माना जा रहा है कि पोस्ट पोल अलायंस में वो उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि PDP पहले भी उनका एलाई रह चुकी है। तो इस ऐसे में जो चुनाव हैं बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। खास करके जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा बोलती रही है कि मुगल रोड के ज़रिए वो कश्मीर तक आना चाहती है, क्या इन विधानसभा चुनावों में वो इस अपने मंसूबे को या वो अपनी इस इच्छा को हकीकत में बदल पाएगी या नहीं बदल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। श्रीनगर की डल झील के किनारे से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। भाई, हरियाणा में उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज होने वाली थी, लेकिन इसे टाल दिया गया। अब ये बैठक कल सुबह 10 बजे पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा के घर पर होगी। कल ही शाम 7 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की हरियाणा इकाई ने राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर 1 से 3 नाम सर्वसम्मति से तय कर लिए हैं। उम्मीदवारों के नामों पर अब अंतिम मुहर कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगने जा रही है। हरियाणा में कई सिटिंग विधायकों के टिकट कटने की संभावना है। बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश के फार्मूले पर ही हरियाणा में भी चुनाव लड़ना चाहती है। हरियाणा चुनाव को लेके लगातार जो स्टेट लीडरशिप है इस बात का मंथन कर रही है कि कैसे 90 विधानसभा सीट्स के ऊपर अपने कैंडिडेट उतारने हैं। जो स्टेट लीडरशिप है, मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ML खट्टर, बीजेपी के प्रेसिडेंट के साथ साथ अन्य स्टेट के लीडर लगातार अपने वर्करों से फीडबैक ले रहे हैं, क्योंकि कल जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी की, उसमें सभी बिंदुओं पे ये डिस्कशन होगी और उसके बाद जो लिस्ट है 90 कैंडिडेट्स की डिक्लेयर होगी। कहीं ना कहीं लगातार 2 टर्म्स में यहाँ पे राज करने के बाद हरियाणा में बीजेपी इस बात का भी मंथन कर रही है कि जो एंटी इनकम्बेंसी अगर कोई सरकार के खिलाफ है तो उसको कैसे ख़त्म करना है और लोगों तक कैसे पहुँचना है। और कहीं ना कहीं अगर लगता है कि किसी कैंडिडेट का ग्रास रूट लेवल के नेटवर्क
के साथ नहीं संपर्क है तो उसको भी मद्देनज़र रखते हैं। हमने देखा कि लगातार जो बीजेपी है वो किसान हो या और लोग हों उनसे अपना संपर्क साध रही है और लगातार पिछले कुछ दिनों से ऐसे कैंपेन कर रही है कि ताकि ग्रास रूट लेवल के जो वोटर्स हैं उन तक पहुंचा जाए। लेकिन कल जब मीटिंग होगी, जब टॉप लीडरशिप बैठेगी और ये सभी बिंदुओं पे डिस्कशन होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन से कैंडिडेट हैं जो एमएलए इलेक्शन के लिए 90 सीट से उतारे जाएंगे। कैमरामैन राजेश के साथ गुरप्रीत सिंह चीना फॉर एनडीटीवी चंडीगढ़। तो केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस में भी एक एक सीट पर कई कई दावेदार हैं। ऐसे में दोनों ही दलों के लिए उम्मीदवार तय करना आसान नहीं है। देखिए हमारे सहयोगी अश्विन सिंह की रिपोर्ट। 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए जनता लाइन लगाकर वोट डालेगी, लेकिन उससे पहले हरियाणा में टिकट के लिए नेताओं की लाइन लगी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में एक एक सीट के लिए कई दावेदार हैं। कांग्रेस में 2556 उम्मीदवारों ने किया आवेदन। नीलोखेड़ी से टिकट के लिए 88 आवेदन, जुलाना विधानसभा के लिए 86 आवेदन। भूपेंद्र हुड्डा की सीट से सिर्फ उनका नाम, लिस्ट में कुमारी शैलजा और सुरजेवाला का नाम नहीं। बीजेपी में भी आए 2000 से ज्यादा आवेदन, लगभग हर सीट पर 22 उम्मीदवार। टिकट पाने के लिए इतने उत्साह ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के हौसले बढ़ा दिए हैं और दोनों जीत के दावे कर रही हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, यही एक पैमाने होते हैं कि हवा किस ओर चल रही है। साफ हवा दिख रही है, हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। जितने हमारे पास प्रत्याशियों ने अप्लाई किया था, हर नाम के ऊपर चर्चा हुई है और केंद्रीय नेतृत्व से भी उसको भेजने का काम करें। दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार टिकट के लिए शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं और अपनी दावेदारी को पुख्ता करने के लिए प्रचार कर रहे हैं। वहीं इस बार कांग्रेस पार्टी टिकट के आवेदन के साथ ही फीस भी ले रही है। सामान्य वर्ग के लिए 20,000, अनुसूचित जाति के लिए 5,000, महिलाओं के लिए भी 5,000। लोकसभा चुनाव में नहीं था आवेदन शुल्क। विधानसभा में जब आवाज उठाने की बारी आएगी तो आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बहू आपका सर गर्व से ऊंचा करेगी। पार्टी हमेशा ही मेरिट के हिसाब से टिकट देती है। जो व्यक्ति जनता के बीच में जितना जाएगा, जितना वो उनकी आवाज़ को उठाएगा, उनकी सुख दुख को सुनेगा, उनका साथी बनेगा, तो वही पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसी एक काम को आगे बढ़ाते हुए हम जब भी जहाँ भी मौका मिलता है और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का काम मेरा रहता है। दोनों ही पार्टियों में टिकट केंद्रीय नेतृत्व ही फाइनल करेगा, जिसको लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। 10 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस वापसी करना चाहती है, वहीं बीजेपी अपने विजय रथ को आगे बढ़ाना चाहती है। मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर अभी चुनाव का ऐलान तो नहीं हुआ है लेकिन चुनावी राजनीति गर्म जरूर हो गई है। मालवण में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने पर महाराष्ट्र में बड़ा सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। मालवण में ठाकरे सेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक टकराव हुआ। अब महाविकास आघाड़ी ने रविवार को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर एक बड़ा आंदोलन करने का ऐलान भी किया है। महाराष्ट्र के कोकण इलाके का मालवण बुधवार को जंग का मैदान बन गया। इसी हफ्ते यहां के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 महीने पहले स्थापित की गई मूर्ति गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई। महाविकास आघाड़ी ने इसे महायुति सरकार के भ्रष्टाचार का नतीजा बताकर मालवण बंद का ऐलान किया। इस दौरान ठाकरे के शिवसैनिक और बीजेपी के सांसद नारायण राणे के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई करने के लिए आदित्य ठाकरे और जयंत पाटिल भी गए हुए थे, लेकिन राणे के समर्थकों ने किले के बाहर उनकी घेराबंदी कर दी। स्थानीय पुलिस बड़ी मशक्कत के बाद इन्हें यहां से बाहर निकाल पाई। 138 वर्ष झालेले आहेत। छत्रपति शिवाजी महाराजांचा एक पुतळा आहे। घटना के जिम्मेदार कौन है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मूर्तिकार कब से फरार है, उनका कोई अता पता नहीं है। क्या उन्हें भी बीजेपी ने रिवन्ना की तरह गायब कर दिया है? पीडब्ल्यूडी मंत्री के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आपल्याला मदत केली का, हे सगळे उत्तरे मिळाली पाहिजेत आणि मग जे मंत्री आहेत पीडब्ल्यूडीचे त्यांच्यावर एफआईआर झाले का याच्यासाठी। इस आग में घी डालने का काम किया महायुति सरकार में मंत्री दीपक केसरकर के एक बयान ने। केसरकर ने कहा कि यह हादसा आने वाले वक्त में कुछ अच्छा होने का संकेत हो सकता है। अरबी समुद्रातला जो
ऐसी प्रतिमा अगर हम आने वाले दिनों में फिर बना सके और महाराष्ट्र शासन की तरफ से नेवी को एक तोहफे के तौर पर दे सके और नेवी उसे वहां पर पुनः स्थापित करेगी, तो कहते हैं ना कि गलत सोच से कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बात निकलती है। वैसा ही होगा ऐसा मुझे लगता है। दरअसल ये मूर्ति भारतीय नौसेना ने 8 महीने पहले किले में स्थापित की थी। मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। हादसे के बाद महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने एक आपात बैठक उद्धव ठाकरे के बंगले मातोश्री पर बुलाई, जिसमें एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले भी मौजूद थे। सवाल उठाया गया कि सालों पहले गेटवे ऑफ इंडिया पर स्थापित की गई शिवाजी महाराज की मूर्ति ठीक ठाक है, लेकिन चंद महीने पहले स्थापित की गई मूर्ति कैसे गिर गई। बैठक में तय किया गया है कि रविवार के दिन दक्षिण मुंबई के हुतात्मा चौक से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया के सामने स्थापित की गई छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने एक मोर्चा निकाला जाएगा। आने वाले रविवार को हम मुंबई में तीनों पार्टियों के प्रमुख नेता, शीर्ष नेता और हम सारे जो हमारे साथी अन्य पक्ष है उनको सारे शिव प्रेमी और सारे पार्टियों के जो शीर्ष नेता हैं और कार्यकर्ता जिनके दिल में शिवाजी महाराज हैं, वो सारे आने वाले 1 तारीख यानी रविवार को हुतात्मा स्मारक वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। हम जिन्होंने मुंबई के लिए बलिदान दिया है उनको वंदन कर कर हम गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ, जहाँ पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एक स्टैचू है, वहाँ उनको वंदन करने के लिए जाएंगे। और इस सरकार का निषेध करने के लिए हम सरकार की प्रतिमा मराठीमध्ये सांगेन की त्यांना जोडे मारा कार्यक्रम करू। 100% राज्य सरकार नहीं कर सकती, जिम्मेदारी उनकी। कहाँ भी महाराष्ट्र में कहाँ भी किसी का स्टैचू लगाना हो तो महाराष्ट्र सरकार की इजाज़त लेनी पड़ती है। ये तो प्रधानमंत्री साक्षात वहाँ गए थे, और क्या चाहिए। दूसरी तरफ सत्ताधारी महायुति का आरोप है कि विपक्ष छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीति कर रहा है। हादसे के वक्त 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रकरण में महाराष्ट्र सरकार का पल्ला झाड़ते हुए ठीकरा नौसेना पर फोड़ दिया। ज्या प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याची घटना आहे, याच्यावर कोणीच राजकारण करू नये असं माझं मत आहे। मालवन में हुई घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जांच समिति गठित कर दी गई है और जल्द ही यहां कैसे शिवाजी महाराज का भव्य पुतला फिर खड़ा हो सके, इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। अशा प्रकारची घटना झाल्यानंतर एकतर त्याची योग्य चौकशी झाली पाहिजे। इस मामले में नौसेना को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। वैसे तो नौसेना की जिम्मेदारी समंदर की पहरेदारी करना है, लेकिन समंदर के तट के करीब अगर किसी महापुरुष की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है तो ये सुनिश्चित करना भी काम नौसेना का है कि वहाँ पर जो तेज़ हवाओं के थपेड़े हमेशा देखने को मिलते हैं उससे प्रतिमा को कोई नुकसान ना पहुँचे। लेकिन इस मामले में ऐसा हो ना सका। कैमरा पर्सन संदेश के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और हमारे सहयोगी रौनक इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। रौनक, हमने देखा कि महाविकास आघाड़ी ने आज न केवल आपातकाल बैठक बुला ली बल्कि रविवार को इसको लेकर एक मोर्चा निकालने का फैसला भी किया है। तो क्या इस मूर्ति को लेकर महाविकास आघाड़ी अपने लिए राजनीतिक संभावनाएं देख रही है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो रहे हैं? जी देखिए, निश्चित तौर पर ये तो जिस दिन घटना हुई अखिलेश जी, उस दिन के बाद से ही ये साफ तौर पर दिख रहा था कि सरकार को घेरने का एक बैठे बिठाए कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है उनको मौका मिल गया है। और कल चूंकि दही हांडी का दिवस था इसलिए कल ये बैठक नहीं हो सकी, लेकिन सुबह सुबह आनंद फानंद में ये बैठक का जो है आयोजन मुख्य तौर पर किया गया। और इस बैठक के बाद ये साफ कर दिया गया है कि 1 तारीख को यानी अगले महीने की 1 तारीख को हुतात्मा चौक से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया के पास जो शिवाजी महाराज का स्टैचू है वहां पर जाकर ये आंदोलन किया जाएगा। और जूते मारो आंदोलन इसको नाम दिया गया। और मुख्य तौर पर इसको सियासी तौर पर कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी बुलाना चाहती है और इसीलिए ये तीनों पार्टियां एक साथ आकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो स्टैच्यू बनाया था ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नहीं बनाया गया था,
ये नौसेना दिवस के मौके पर नौसेना ने बनाया था, इसलिए इसको सीधे तौर पर महाराष्ट्र सरकार से जोड़ के देखना, ये कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल है जो आरोप लगा रहा है कि शिवाजी महाराज को लेकर राजनीति की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक ग्रे एरिया जरूर छोड़ता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं इस मामले को भुनाने की कोशिश कर रहा है और इस मामले पर राजनीति करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी शुक्रिया आपका रौनक इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। और कश्मीर की बात करें, मसाला रोटी की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता। आइए देखते हैं कश्मीर की मसाला रोटी के साथ चुनावी रंग। तो घंटा घर यहाँ पर जो है ये लाल चौक पर है। यहाँ पर लगातार जो पुलिस है उसका पहरा रहता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो चाहे सीआरपीएफ हो। सीआरपीएफ जो है उसने इसे टेक ओवर किया हुआ है और ये सिक्योरिटी जो है वो उसे प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मनोज सिन्हा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस एरिया को इनॉग्रेट किया था 14 अगस्त 2023 में श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत। तो ये इलाका जो है वो अब काफ़ी जो है वो फेमस हो गया है। चारों तरफ से अगर आप इस साइड को चले जाएंगे, इधर को चले जाएंगे तो पोलो व्यू आ जाएगा। ये लाल चौक का इलाका है। किसी ज़माने में यहाँ पर जो है काफ़ी आतंक का साया होता था, लेकिन आजकल ये बहुत खुदा की खैर के कारण ये काफ़ी पीसफुल है। यहाँ पर हम मसाला रोटी खाने की कोशिश करेंगे। एक मसाला रोटी जो होती है यहाँ पे एक स्पेशलिटी है। काफ़ी लोगों ने मसाला रोटी के बारे में मुझे भी बताया है। तो मसाला रोटी यहाँ की बहुत फेमस है। ये जो चटनी लगा रहे हैं ये पूरे सलाद, चाहे मूली, गाजर, प्याज, सबकी जो है वो बनाई जाती है और वो लगाई। और ये जो अब लगा रहे हैं ये बॉइल्ड चना है, बॉइल्ड चना है जो लगा रहे हैं। उसके ऊपर फिर से उन्होंने चटनी लगाई और थोड़ा सा दही भी लगाते हैं, शायद दही लगाकर ये बन गई मसाला रोटी जो यहाँ पर काफ़ी फेमस है। चुनाव एक तरफ लेकिन पेट पूजा एक तरफ। तो आज हम लाल चौक पर ये मसाला रोटी खाने आए हैं और ये मसाला रोटी अब हम खाएंगे और आपको पूरे इस एरिया में का एक ग्लिम्स जो एक एरिया है वो भी दिखा रहे हैं। मसाला रोटी अब हम खाएंगे और साथ में जो पूरे कश्मीर की जो सियासत है उसमें, क्योंकि काफ़ी तीखी लग रही है मुझे मसाला रोटी, तो जो तीखापन यहाँ पर कश्मीर की सियासत में भी आया हुआ है उसके बारे में भी आपको कश्मीर की चुनावी डायरी में हम लगातार अपडेटेड रखेंगे। तो राज्यों की जंग में आज इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य चुनावी खबरों के साथ। नमस्कार।